तो आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मतलब मोस्टली पूछा जाता है, सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आपसे पूछ लिया जाता है कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ, कोई एसिडिक है तो क्यों है, कोई बेसिक है तो क्यों है। इस तरह से अरेंज करना हमें आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और डिस्कस करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं ये। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। कि भैया जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है कुछ ऐसा, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेट ऑर्थो कह लीजिए या फिर मेटा कह लीजिए। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली? चलिए पहले बुकिश लैंग्वेज को देखते हैं। नोट से फायदा ये हो जाता है कि लैंग्वेज भी आपको पता है, समझना एक अलग बात होती है, लिख के क्या आना है वो भी पता होना चाहिए। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स बिकॉज इट इज मोर symmetrical and packing is better in solid form, hence it has stronger intermolecular forces of attraction than ortho and meta isomer। आप इसको देखो तो यहाँ पे लगे हुए हैं आमने सामने, तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिससे पैकिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है एज कंपेयर टू ऑर्थोफॉर्म एंड पैराफॉर्म। क्लियर है? इसी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट बड़ा फेमस क्वेश्चन यार ना, ऑर्गेनिक में मिक्सअप कर देते हैं। इनऑर्गेनिक में नहीं, फिजिकल में हमने एक बात पढ़ी थी दैट पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन पोलर एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर। कि जो पोलर होगा वो पोलर में घुलेगा, नहीं घुलेगा नॉन पोलर में। तो क्वेश्चन ये आया है अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। कि भैया वाटर पोलर है, अल्काइल हैलाइड भी पोलर है, तो आप बोल के आए हो कि पोलर सब्सटेंस पोलर में घुलेंगे। और यहाँ पे भैया वही तो, एक्सेप्शन ना हो तो केमिस्ट्री कैसी, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सीन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोल्युबिलिटी का एक ही फंडा है, और वो फंडा है कि सिर्फ वही सब्सटेंस पानी में सोल्यूबल है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो वहां पे जरूरी है कि ऑक्सीजन होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। अब आंसर बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। Alkyl halides are polar but are insoluble in water because they require to break the intermolecular hydrogen bond among water molecule is much higher than the energy released by water halide interaction। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। ये इसकी सिंपल आंसर होगा। अब इस आंसर का मतलब समझिए, इस आंसर का मतलब क्या है कि वाटर के साथ क्या फंडा रहता है भैया, अल्काइल हैलाइड पोलर है बट वो पानी में नहीं घुलते। क्यों? क्योंकि पानी के पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और वो बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो मैंने बोला राइट आंसर यही है कि इनके पास क्या नहीं होता भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन की वो लेस है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। आंसर पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है, इसे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोल देते हैं, और ये है क्लोरोबेंजीन। अच्छा, आपको पता होगा क्लोरोबेंजीन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 समझते हो ना, कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, नोटिस करो यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहीं से सारे का सारा आंसर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? देखो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे एंड लेंथ पे। अब बॉन्ड लेंथ जो होगी, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो बॉन्ड छोटा हो जाता है, और जब बॉन्ड छोटा होगा तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कम होने वाली है। चलिए बुकिश लैंग्वेज पे चलते हैं। क्या है भाई, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड करेक्टर
so its bond length is smaller, hence dipole moment is smaller than cyclohexyl chloride which has a longer carbon chlorine single bond। यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये, ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल, solubility of alcohol in its water is due to their ability to form hydrogen bond with water। फेमस क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहल पानी में घुलते हैं नहीं घुलते हैं? भाई बहुत अच्छे से घुलते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड घुल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे से घुल जाते हैं। द solubility decreases with increase in size of alkyl group and solubility increases with increase in branching and the order is primary secondary and tertiary। क्या कह रहा है, समझना मेरी बात को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल है, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, एक बात याद रखिए बेटा जी, पहली बात अल्कोहल है, OH है, तो वो तो पानी में घुलेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये जो कार्बन होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से नफरत करता है, तो ये पानी में घुलना पसंद नहीं करता। जैसे जैसे ये पोर्शन बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी घटेगी। और दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी, भाई प्राइमरी से अच्छा सोल्यूबल कौन है, सेकेंडरी, सेकेंडरी से अच्छा सोल्यूबल कौन सा है, टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट का भी बड़ा फेमस टॉपिक बनता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विद, देखो बॉइलिंग पॉइंट ना सोल्यूबिलिटी के फैक्टर के अपोजिट होता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीजेज एंड द बॉइलिंग पॉइंट decreases with increase in branching of carbon chain due to decrease in van der Waals forces with decrease in surface area and the order is primary secondary and tertiary। समझ में तो नहीं आई मैंने क्या कही है? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से, इनके हाइड्रोजन पूरे कर लेना, मैं पूछूं इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग सोल्यूबिलिटी तो हमने कर ली, मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, भाई बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इस वाले का, जिसकी सबसे बड़ी ब्रांच है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इनमें पूछूं, आपसे पूछता हूं कि इनमें बताइए भाई, इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतने ही ज्यादा क्या होती है, वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होती है। एंड जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैन डर वाल फोर्स क्या होती चली जाती है, वीक हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ये हर एक केस की बात है, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भाई हमारा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। पहली बात तो ये है कि अल्कोहल अच्छे एसिड नहीं होते, बहुत ही वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और अगर प्रूव करना हो तो भाई किसी को भी एसिड प्रूव करना तो या तो आप मेटल के साथ रिएक्शन करवा के देखते हो या बेस के साथ। इनको मेटल के साथ रिएक्शन करके देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और जहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज पॉसिबल है तो बोल देते हैं कि वो एसिड है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ अल्कोहल की, तो याद रखिए ये जो आर होते हैं ना, आर की वजह से आता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज होती है, हमेशा। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। टर्सरी अल्कोहल सबसे घटिया एसिड है और प्राइमरी अल्कोहल ठीक ठाक एसिड मान लिए जाएंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है सोलिबिलिटी ऑफ इथर से रिलेटेड, कि इथर्स पानी में घुल जाते हैं या नहीं घुल जाते हैं। पहली बात तो इथर को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ी सी तो पॉसिबल है, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो सोलिबिलिटी है। ethers are soluble in water to certain extent due to hydrogen bonding, भी घुल जाते हैं। solubility decreases with increase in molar mass, ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर एक के साथ है। तो ethers are fairly soluble in all organic solvents such as alcohol, chloroform, benzene। पानी में तो घुलते ही हैं, इसके अलावा दूसरों में भी घुल जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की। अब अगर अल्कोहल से कंपेयर करोगे इनके बॉइलिंग पॉइंट को, तो भैया आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि अल्कोहल में क्या हो जाता है, अल्कोहल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है।
वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो टॉपिक बना बॉइलिंग पॉइंट। इथर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक अल्कोहल। क्यों होता है? ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गेट्स एसोसिएटेड। अल्कोहल जुड़े रहते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बट लोअर इथर्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन alkanes of comparable molecular mass due to dipole dipole interaction। बट अगर हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया जाए तो इथर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हायर इथर्स जिनमें कार्बन ज़्यादा हो जाए, कितने ज़्यादा हो जाए? 4 से ज़्यादा हो जाए, हैव स्लाइटली लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन alkanes of comparable molecular mass ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है, अल्कोहल से तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन से करोगे तो लोअर इथर का ज्यादा होगा, हायर इथर का कंपैरिजन में कम होगा। आगे बढ़ते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ फिनोल्स। देखिए जनरली एक बात होती है कि बेंजीन पानी में नहीं घुलता, नहीं घुलता बिल्कुल भी, बट सिर्फ एक दो क्लास ऐसी हैं जिनके घुल जाते हैं बेंजीन भी, उनमें से फिनोल एक है। क्योंकि फिनोल में OH ग्रुप लगा है जिसकी वजह से ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बट इसके साथ वो बेंजीन लगी हुई है ना यार, वो बड़ी दिक्कत दे जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, like alcohol, phenols are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding with water. Phenols are less soluble than alcohols due to large hydrocarbon part. Phenols are soluble in alcohol, ethers and also in NaOH। तो भैया ये है, घुल जाएंगे पानी में बट ज़्यादा नहीं घुलेंगे। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मच हाइयर देन कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलोअरीज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, करके दिखाना चाहो तो कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनकी। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना क्या होता है? हाइड्रोजन का अट्रैक्ट होना पड़ोसी की साइड, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड इथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू वीक डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर आप इसका एल्डिहाइड का या कीटोन्स का कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, अगर आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो हाइड्रोकार्बन के साथ या ईथर के साथ, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, बट अगर इनको अल्कोहल के साथ कंपेयर करोगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। अगली बात करें, among isomeric aldehyde and ketones have slightly higher boiling point due to the presence of two electron releasing alkyl group which make carbonyl group more polar। अगर आपसे कभी एल्डिहाइड और कीटोन जो आइसोमर हो एक दूसरे के, अगर इनमें से पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इस केस में कीटोन्स थोड़े से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होंगे क्योंकि वो थोड़े ज्यादा पोलर होते हैं, वैसे ही वीकली पोलर होते हैं। अगली पॉइंट पे चलते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू कार्बन 4 आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो पानी में घुलने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिर्फ एक ही फंडा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। और आपको अगर पता हो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इनमें ऑक्सीजन आता है, तो जिनमें ऑक्सीजन आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं between polar carbonyl group and water. However, solubility decreases with increase in molecular weight. Aromatic aldehyde and ketones are much less soluble than corresponding aliphatic aldehyde and ketones due to larger benzene ring। देखो यार ये हमेशा की बात है, बेंजीन रिंग जब भी आएगी solubility घट जाएगी। All carbonyl compounds are fairly soluble in organic solvent। चलो पानी में तो अच्छे नहीं घुलते ये, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाते हैं। अब फेमस टॉपिक बनता है solubility of carboxylic acid। Simple aliphatic carboxylic acid having up to 4 carbon atoms are miscible in water due to the formation of hydrogen bond with water। carboxylic acid घुल जाता है, बहुत अच्छे से घुल जाता है। The solubility decreases with increase in number of carbon atom। Higher carboxylic acid are practically insoluble in water। जितने ज़्यादा
कार्बन होते हैं सोलिबिलिटी घट जाती है और सच बताएं तो इनसोल्युबल होता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohol, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ठीक ठाक ही घुलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। ठीक है, तो समझिए इस बात को। Carboxylic acid are have higher boiling point than aldehyde, ketones, and even alcohols of comparable molecular mass due to more extensive association of their molecules through intermolecular hydrogen bonding. The hydrogen bonds are not broken completely even in their vapor phase. अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं। ठीक है, ये बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये CH3 ग्रुप लगा है। अब देखो एक होता है ना एक तरफ से हाइड्रोजन बनना, इसमें दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो दो की शक्ति आ जाती है इसमें, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। भैया अमाइंस का केस थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, अच्छा रहेगा वन शॉट से पढ़ के आए हो आप लोग ज्यादा। Boiling point and solubility of amines. Primary and secondary amines have higher boiling point than other organic compounds due to hydrogen bonding. Primary and secondary amines are soluble in water due to hydrogen bonding between NH2 and H2O molecule। समझ रहे हो टर्सरी क्यों नहीं होता? क्योंकि टर्सरी अमाइन होता है कुछ ऐसे। अब हाइड्रोजन भी होने चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन भी तो होने चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, सेकेंडरी के पास नहीं है उतने तो थोड़ा कम होगा। अब सबसे ज्यादा भैया जो चांसेस रहते हैं ना, जो मतलब एक मतलब वही हॉट टॉपिक जिसे बोलते हैं वो बॉइल बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन से क्वेश्चन बन सकता है। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम। अमाइंस अगर आपको पता हो, चाहे कोई भी अमाइन है, चाहे वो प्राइमरी अमाइन हो जाए, चाहे वो सेकेंडरी अमाइन हो जाए, चाहे वो टर्सरी अमाइन हो जाए, बेस तो होंगे ही। बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और कैसे इसके पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकते हैं, तो ये अच्छे बेस है। अगली बात करें तो एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अमाइन। अगर मैं आपको बोलूं कंपेयर करो भाई अमोनिया को किसी भी अमाइन से, एलिफैटिक अमाइन से, ये है अमोनिया और ये है एलिफैटिक अमाइन, तो बेटा जी आर ग्रुप जब भी आ जाता है ना, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट आ जाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगली बात करें तो एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ एराइल ग्रुप। अगर कंपैरिजन भैया एराइल ग्रुप के साथ है, बेंजीन वाले के साथ है, तो अच्छे बेस नहीं होंगे। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, आसानी से कौन दे सकता है इस केस में, अमोनिया। ये नहीं, क्योंकि बेंजीन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, वो देना पसंद नहीं करता। अगली बात करें, बिसाइड इंडक्ट बिसाइड इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर अदर इफेक्ट्स लाइक स्टीरिक इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट विच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं होता डिसाइड, और भी कई सारे फैक्टर पे होता है जो बेसिक स्ट्रेंथ है। अब इनमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका और लगा लोगे आप लोग। इन गैसियस फेस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज टर्सरी अमाइन, सबसे अच्छे बेस होते हैं, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, एंड देन अमोनिया। गैसियस फेस में सबसे अच्छा बेस कौन से होंगे, टर्सरी। अभी बताया ना कि जैसे जैसे देखो भाई पहले बता चुका हूं, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अच्छा, एक्वस फेस में फंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है। In aqueous phase, despite of inductive effect, solvation effect, steric hindrance also plays an important role. Thus, the order of basicity of amines is, देखो अगर
आपने अल्काइल ग्रुप लिया है मिथाइल को, अल्काइल ग्रुप किसको लिया है, मिथाइल को, तो सबसे अच्छा बेस होगा सेकेंडरी, फिर होगा प्राइमरी और फिर होगा टर्सरी। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसको लिया है, अल्काइल ग्रुप CH3 को, और अगर आपने CH3 से बड़े ग्रुप ले लिए, CH3 से बड़े ग्रुप कुछ भी, ठीक है, मतलब C2H5 ले लिया, C3H7 ले लिया, कुछ भी ले लिया, फिर ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी। समझ रहे हो, जो वेपर फेस होता है, वेपर फेस में तो पता है सबसे अच्छा टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, बट एक्वस फेस में क्या रहता है, पहले नंबर पे कौन आएगा, सेकेंडरी। मिथाइल के केस में दूसरे नंबर पे प्राइमरी आएगा, लास्ट नंबर पे टर्सरी आएगा, और बाकी सब केस में टर्सरी दूसरे नंबर पे आएगा, प्राइमरी लास्ट नंबर पे आएगा। प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और भैया कई क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं तो नहीं, 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, बनता है इवन डिस्टिंक्शन टेस्ट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बताए हुए हैं। डिस्टिंक्शन टेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट से बनता है। लाइक आपको 2 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, तो वैसे क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने किस तरह से डील करना है देखते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ, और यहाँ से आप खुद से आइडिया लगा सकते हो, और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन। इस क्वेश्चन से आप कैसे डील करोगे। देखो यार, जब भी प्रोपेनोन आ जाए ना, प्रोपेनोन पे कॉपीराइट है एक टेस्ट का, किसका, आइडोफॉर्म टेस्ट का। आइडोफॉर्म टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइडोफॉर्म टेस्ट में आप I2 एंड NaOH लेते हो, पहली बात तो ये है। एंड ये कहाँ कहाँ पे पॉजिटिवली चेंज शो करेगा, ये चेंज शो करेगा मिथाइल कीटोन पे, एक बात, इथेनल पे, इथेनल के लिए रहता है, इथेनॉल के लिए रहता है, एंड इस तरह से अल्कोहल के लिए, इस तरह का अगर कोई अल्कोहल है बेटा जी, इस तरह का कोई अल्कोहल है, तो वहां पे भी ये पॉजिटिवली चेंज शो करेगा, याद रखना। तो अब एक है प्रोपेनोल, एक है प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोल तो हमारी कैटेगरी में नहीं आता, प्रोपेनोन आता है, तो लगाओ आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट आपने लगाया प्रोपेनोल पे, तो आप इसमें डाल दोगे आयोडीन एंड NaOH, तो नो रिएक्शन। बट ये CH3CO CH3 मिथाइल कीटोन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, आप I2 एंड NaOH डालोगे तो आइडोफॉर्म बनेगा, ठीक है। एक से तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, 3 कार्बन है ना, 3 से 1 कार्बन से तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, बाकी कितने कार्बन बचे, 2, 2 कार्बन से बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड H2O एंड NaI, इसे मैं बोलता हूँ पनियल नाई, क्या बोलता हूँ इसे मैं, पनियल नाई, आप भी यही बोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत हेल्प होगी आपकी, क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। इथेनॉल और फिनॉल में किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे आप लोग। देखिए इथेनॉल एक अल्कोहल है, फिनॉल, देखिए अब पहली बात तो बनाने की है। इथेनॉल को आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते हो C2H5OH, और फिनॉल को आप लोग कुछ ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, OH लगा होगा बेटा जी। और तो सबसे पहले लिटमस टेस्ट आएगा, आपको पता हो ना, तो ये अच्छा एसिड है ना ही ये अच्छा बेस है, तो ये लिटमस टेस्ट नहीं देता। फिनॉल एक एसिड होता है, और ये क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया इथेनॉल के लिए पॉजिटिव रहता है, तो इथेनॉल होगा, उस पर आप NaOI भी डाल सकते हो, सोडियम आयोडाइड नहीं, सोडियम आयोडाइड नहीं बोलते इसको, NaOI डाल दिया आपने, इसे बोला जाएगा सोडियम हाइपो आयोडाइड, क्लियर। अब इससे क्या बन जाएगा, एक तो आइडोफॉर्म बनेगा, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन में से एक से तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, एक बनेगा, एक कार्बन वाला HCOO, एक बनेगा NaI, एक बनेगा NaOH, एक H2O। बाकी आप सिंपली इसमें ना I2 एंड NaOH डाल देना भाई, तो आपका क्या बन जाएगा, पनियल नाई बन जाएगा, H2O एंड NaI। और जब आप इसमें फिनॉल में डालोगे NaOI, तो कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला है, नो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CH I3। अगली बात करें तो अगला बहुत फेमस टेस्ट लगा सकते हैं हम लोग, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पे कॉपीराइट है किसका, फिनॉल का।
फिनोल में आप लोग डालोगे 3Br2 एक्वस, तो ये Br कहाँ जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक करेंगे, ठीक है। प्लस में 3HBr बनेगा, ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। और जब आप इसमें अल्कोहल में डालोगे ब्रोमीन वाटर को तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये इधर का उधर हो गया था क्योंकि फिनोल इस तरफ चल रहा था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस वीडियो के बाद यार बहुत आपको खुद से आइडिया लगने जाने वाला है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनल, सॉरी इथेनॉल एंड प्रोपेनल। तो इथेनॉल है एंड प्रोपेनल है, फैमिली तो एक ही है, बट इथेनॉल पे अगर आपको याद हो आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया जा सकता है। अब देखो बेटा 3 क्वेश्चन कर लियो, तीनों में आइडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो CH3CHO I2 एंड NaOH, तो ये क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बनेगा। और क्या बनेगा, 2 कार्बन थे ना, एक से आइडोफॉर्म बन गया HCOONA, और यहाँ पे पनियन लाइन। और प्रोपेनल की बात करूँ तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो ही नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होने वाला है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल क्या होता है, CH3CH2CHO, एंड प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3CO CH3, ठीक है। अब देखो यार, एक प्रोपेनॉन है यानी मिथाइल कीटोन है, और एक तरफ प्रोपेनल है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाया जा सकता है। अगर 1 नंबर का आ गया तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगा लेना। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, I2 एंड NaOH डालते हैं, तो प्रोपेनल तो कुछ भी नहीं कर सकता, येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। प्रोपेनॉन में क्या होने वाला है, आप लोग रिएक्शन करवाओगे CH3COCH3 के साथ, I2 डालोगे, NaOH डालोगे, तो मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन समझते हो ना, कीटोन ग्रुप के एक तरफ में मिथाइल है, तो इसमें क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। 3 कार्बन थे, 3 में से एक से आइडोफॉर्म बन गया, 2 से CH3COONA, H2O एंड Na बन जाएगा। अब देखो, अब ये जो 2 टेस्ट है ना, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इन पे कॉपीराइट है भाई, इन पे कॉपीराइट है एल्डिहाइड का, ठीक है। बहुत जगह हो गया प्रोपेनोन पॉजिटिव शो कर रहा है। अब देखो क्या होता है, आप डालोगे इसमें CH3CH2CHO में, प्रोपेनल में टोलेंस रिएजेंट डालोगे, एल्डिहाइड पे कॉपीराइट है इसका। ये टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है भाई, याद रख लेना, 1 नंबर का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CH3, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि सिल्वर मिरर बन जाता है। ये सारी रिएक्शन लिखनी है, एक्चुअल में सिल्वर मिरर बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कीटोन पे जब आप टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बोला जाता है 2CO2 पॉजिटिव 5OH नेगेटिव को। तो इस तरह से CH3 CH2C डबल ओ नेगेटिव Cu2O एंड 3H2O बन जाता है, मतलब एक्चुअल में रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। फंडा ये होता है, आपको कैसे पता लगता है कि एल्डिहाइड है, जब आप उसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो ना तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जब आप उसमें टोलेंस रिएजेंट डालते हो ना तो सिल्वर मिरर बन जाता है। कीटोन के केस में ऐसा नहीं होता, कीटोन्स नहीं वहाँ पे कुछ भी करेगा, ठीक है। कीटोन वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन 2 ब्यूटेनल अगेन एक एल्डिहाइड है, ब्यूटेन 2 एक मिथाइल कीटोन है, तो वही टेस्ट आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3। पेंटेन 2 क्या होता है, CH3CO CH2 CH2 CH3, और पेंटेन 3 क्या होता है, CH3 CH2CO CH2 CH3, ठीक है। अब बेटा जी आइडोफॉर्म टेस्ट आप इस पे लगाओगे, अब एक मिथाइल कीटोन है जिसमें एक तरफ देखो ना, ये तो मिथाइल कीटोन हो गया, फोकस कर पा रहे हो, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, इसमें दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप लगे, मिथाइल ग्रुप नहीं लगे, है ये भी कीटोन। तो यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करोगे, I2 डालोगे, NaOH डालोगे, तो क्या होगा, अब मिथाइल कीटोन है ना, तो आइडोफॉर्म बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। बाकी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन से एसिड बना देना, H2 एंड Na बनेगा। अब जब आप पेंटेन 3 में डालोगे ना I2 एंड NaOH, तो यहाँ पे कोई भी आपको येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ऐसे होता है भाई, इस तरह बनाया जाता है एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड ही होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 नहीं CH2 लग जाता है। तो एक मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन है तो कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं हम लोग, मिथाइल कीटोन है तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट। कैसे होगा, बेंजीन CHO की रिएक्शन NaOH एंड I2 के साथ कराओगे तो नो येलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म नहीं बनने वाला। ये मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन में जब आप NaOH एंड I2 डालोगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, COONA H2O पनियन लाइन बनेगा। अब ये तो बात होगी जिसपे कॉपीराइट है मिथाइल कीटोन का, अब ऐसा भी देख लो जिसपे एल्डिहाइड को कॉपीराइट है,
तो आप AgNO3 टेस्ट लगा दोगे, AgNO3 या टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल दिया जाता है इसे। तो जब आप बेंजल्डिहाइड पे टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो भैया एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर बनाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है अच्छे वाले। और जब आप इस कीटोन पे डालोगे टोलेंस रिएजेंट तो ये सिल्वर मिरर नहीं बनाता है। नोटिस कीजिए इसने सिल्वर मिरर नहीं बनाना है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अगेन भाई एक तरफ मिथाइल कीटोन है, एक तरफ मिथाइल कीटोन नहीं है, तो क्या करने वाले हो आप लोग इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट में इसकी रिएक्शन करा दोगे आप I2 के साथ एंड NaOH के साथ, तो क्या होगा, मिथाइल कीटोन है तो यहाँ पे आइडोफॉर्म बनेगा। ठीक है, अब देखो ना बेंजीन है, CO है, CH3, अब CH3 से तो CHI3 बन गया, बाकी से क्या बन जाएगा COONA, H2 एंड NaI बनेगा। और बेंजोफिनोन में कोई भी येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसे, एंड इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। तो इनके लिए कौन सा टेस्ट आ सकता है भाई, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, किस पे, मिथेनोइक एसिड पे। ठीक है, तो वहाँ पे सिल्वर मिरर आपको मिल जाएगा, CO2 गैस रिलीज होगी, याद कर लेना इसको। और जब आप इथेनोइक एसिड पे लगाओगे तब टोलेंस रिएजेंट कोई भी टेस्ट शो नहीं करेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप बेंजोइक एसिड में एंड फिनोल में किस तरह से डिस्टिंग्विश करने वाले हो। तो देखो दोनों ही एसिडिक नेचर के हैं, तो आप यहाँ पे नहीं ये चीज़ सोच सकते कि आप लिटमस टेस्ट लगा दो। तो पहले आप लगा दोगे NaCO3 टेस्ट। NaCO3 टेस्ट पे कॉपीराइट है किसका, बेंजोइक एसिड का। क्या होता है जब आप इसमें NaCO3 डालते हो तो CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, रिएक्शन करके देखो तो क्या बना है, बेंजोइक एसिड है, उसके पास क्या होगा, H यहाँ से हटेगा और इस H की जगह कौन चला जाएगा, Na, बेंजीन COONA बना। और ये H2CO3 को ब्रेक करो, H2 बनेगा, CO2 बनेगा। और जब फिनोल में डालोगे तो यहाँ पे कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होती है। अब ये तो बात होगी जिस पे कॉपीराइट है, किस वाले का भाई, किसका कॉपीराइट है, जिस पे कॉपीराइट है बेंजोइक एसिड का। अब एक और टेस्ट है जो कि है FeCl3 टेस्ट। ठीक है, इसमें आप FeCl3 के साथ कराओगे, ट्रीट करोगे, तो क्या होगा भाई, जब आप FeCl3 को फिनोल पे डालोगे तो यहाँ पे वॉयलेट कलरेशन होगी अपीयर। और इसमें क्या होगा, जब आप बेंजोइक एसिड पे, अच्छा ये भी इधर का उधर हो गया, इसको इधर आना था, इसके बाद FeCl3 की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो एक तो HCl बनेगा। ठीक है, ये H, ये जो H है, 3H इन 3Cl के साथ बनेंगे और ये F इधर जुड़ेगा और ये बफ कलर के प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन जाते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड। ये क्वेश्चन बन गया, तो आपको पता होना चाहिए किसी ऐसे टेस्ट का जिस पे एक का कॉपीराइट हो। तो बेंजोइक एसिड पे कॉपीराइट है NaCO3 टेस्ट का, एक टेस्ट पता होना चाहिए आपको, एक अच्छे से पता हो, बात खत्म होगी। तो बेटा जी NaCO3 लगाया तो क्या होगा, यहाँ से CO2 रिलीज होगी और ये यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होगी। बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट में आ गया, तो कॉपीराइट बेंजोइक एसिड के लिए किसका है, NaCO3 का। तो इसमें डालोगे CO2 गैस रिलीज होगी और इसमें कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमाइन एंड डाईमिथाइलमाइन, यानी एक प्राइमरी अमाइन है और एक सेकेंडरी अमाइन है। तो अभी मैंने बताया था आपको कार्बाइलमाइन टेस्ट लगा देंगे। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है, कार्बाइलमाइन टेस्ट में हम लोग क्या डालते हैं, CaCl3 3KOH, नेम रिएक्शन में आपने देखा होगा। तो बेटा प्राइमरी अमाइन से क्या बन जाता है, आइसोसाइनेट बन जाता है और सेकेंडरी से कुछ भी नहीं बनता। नेक्स्ट आप लोग लगा सकते हो हिंसबर्ग टेस्ट, थोड़ा लेंथी पड़ता है। हिंसबर्ग रिएजेंट किसे बोलते हैं, बेंजीन SO2Cl को। तो पहले HCl बाहर होगा, फिर सेकंड स्टेप में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे KOH के साथ। तो मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी अमाइन होता है ना वो दो स्टेप शो करता है बेटा। अब अगली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आप सेकेंडरी अमाइन लो उस पर हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे तो HCl बाहर निकल जाएगा पहले केस में, बट यहाँ पे दूसरा स्टेप नहीं होगा, मतलब जब आप KOH डालोगे तो वो इनसोल्यूबल होएगा, जबकि पहले वाला जो प्राइमरी अमाइन है वो क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइलमाइन। अब आपको नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये है एनिलीन और ये है एन मिथाइलमाइन, क्लियर। अब भैया ये एनिलीन जो है प्राइमरी अमाइन है, तो जब आप इसमें CaCl3 एंड KOH डालोगे तो आइसोसाइनेट बनेगा और इसमें कुछ भी बनने वाला नहीं है। और दूसरा एक प्राइमरी अमाइन है, एक सेकेंडरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में हम लोग क्या डाल देंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दोगे, तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गए हैं। तो बेटा यही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बने हुए हैं आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट से रिलेटेड।